नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर किस समय पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और दरअसल वो मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, एक भाषण जो उन्होंने कहा है कि इस समय देश में एक अलग तरह की बयार चल रही है। और उन्होंने सवाल उठाए हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जब लॉन्च किया था, जब जारी किया था, उस समय कहा गया कि कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र जारी किया है। और अब पिछले 2 दिन से उस घोषणा पत्र के एक बिंदु जिसमें लिखा गया है, कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे। उस प्रॉपर्टी के सर्वे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अब सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह जो प्रॉपर्टी का सर्वे है, ये हमारी माताओं बहनों के सोने और चांदी पर नजर है। सोने चांदी का सर्वे होगा, सोने चांदी का हिसाब किताब लिया जाएगा, जिनके पास ज्यादा होगा वो उनको बांटा जाएगा, जिनके ज्यादा बच्चे हैं या जो भारत के नहीं हैं, कहीं और से आकर के भारत में बस गए हैं, उनको बांटा जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना चाह रहे हैं। और 2 बातें और उन्होंने बड़ी कही हैं अपने भाषण में, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब अर्बन नक्सल के कब्जे में है। अर्बन नक्सल, जहां कहीं जिन राज्यों में नक्सल मूवमेंट होता है, वहां के लोग बेहतर समझते हैं कि नक्सली मूवमेंट से कितने लोगों की जानें गई हैं, सरकारों पर क्या असर पड़ता है, विकास कार्यों की गति कितनी धीमी हो जाती है। अर्बन नक्सल का नाम देकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जो है अर्बन नक्सल के कब्जे में। क्यों कहा है? घोषणा पत्र बहुत पहले जारी हो चुका है, पहले चरण का मतदान हो चुका है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के उस बिंदु पर अब सवाल उठाए जाने के क्या मकसद हो सकते हैं और उस पर किस किस तरह की चर्चाएं हैं, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई जी। आलोक सिंघई जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी हैं। दिनेश निगम जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। पाठक जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अजय वकील जी हमारे साथ हैं। अजय वकील जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ हैं। प्रवाल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और अपनी चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं आलोक सिंघई जी, आपके पास आना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात हुई, उन्होंने कहा महिलाओं के सोने चांदी का हिसाब किताब लिया जाएगा, ज्यादा है वो किसी और को बांट दिया जाएगा, उनको बांटा जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं। वो अब महिला, उन्होंने एक बात कही है कि सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, गहने जो होते हैं, वो केवल कीमत की बात नहीं होती कि कितनी कीमत के हैं, वो महिलाओं का स्वाभिमान होता है, महिलाओं की शान होता है। उस पर कांग्रेस नजर डाल रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक जिक्र किया है अर्बन नक्सल का, कि कांग्रेस अर्बन नक्सल के कब्जे में है। इसका क्या आशय हो सकता है? सूरज जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया, बहुत छोटे मुद्दे से बात कही है जी। और ये बरसों से इस बात पे चर्चा होनी थी कि देश में किस विचारधारा को मान्यता दी जाएगी जी। आप ये देखें कि साम्यवाद पूरी दुनिया में फेल हो गया। हाँ। और जिन जिन देशों में जो साम्यवाद पे आधारित थे, वहां सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया। इसके बाद भी लोग पूंजीवाद को गाली देने में लगे हुए रहते हैं। पूंजीवाद जबकि गाली का बिंदु नहीं होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। शोषणवाद जरूर गाली का बिंदु होना चाहिए। तो शोषणवाद पे ना बात करके लोग पूंजीवाद को गाली देने लगते हैं जी। और उसके माध्यम से साम्यवाद की पैरवी करने लगते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉपुलर टाइप का विषय लगता है कि लोगों को लगता है समान रूप से बंटवारा हो जाए संपत्ति का, जबकि समान रूप से बंटवारा संभव नहीं है। जो ठलुए हैं, जो समाज में खाली बैठे रहते हैं, मुफ्तखोरी करते हैं, हाँ। क्या उनको समान अधिकार मिलना चाहिए? लेकिन इस बात पे कोई बहस नहीं होती। बरसों से लगातार आप ये देखें, साम्यवाद के नाम पे फोकटियों को पाला जाता रहा है, सरकारी नौकरियों के नाम पे फोकटियों को पाला जाता रहा है। और ये देश में बहुत बड़ी मात्रा में जो पूंजी का उत्पादन होना चाहिए, वो उत्पादक स्रोत से हटके कहा जाए विकास को बढ़ावा दिया जा रहा था जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी बहस को जन्म दिया है। महिलाओं के गहने के आधार पर कहा है, लोगों को बात जल्दी समझ में आ जाएगी। दरअसल में वो बात ये कही जा रही है कि संपत्ति का समान बंटवारा जो संभव नहीं है। तो उस बहस को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। और ये चुनाव के समय में स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान है। इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए और पूरे देश में होनी चाहिए, आम जनता के बीच में होनी चाहिए। क्या हम ठलुओं को पालेंगे? क्या लोकतंत्र के नाम पे हम फोकटियों को पालेंगे? यदि ये नहीं है तो हमें कामगारों को, जो श्रम कर रहे हैं, जो पूंजी का उत्पादन कर रहे हैं, किसान मजदूर हैं, हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और शोषणवाद को गाली दे सकते हैं, पूंजीवाद का हमें समर्थन करना होगा। तो ये बहस जो है पूंजीवाद की पैरवी करती हुई बहस है और इसकी पैरवी के लिए ज्यादा बड़े पैमाने पे चौराहों पे भी चर्चा होनी चाहिए।
बिल्कुल, ये ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा हर जगह होना चाहिए, चौराहों पर भी इसकी चर्चा होना चाहिए, लेकिन चौराहे की चर्चा चौपाल तक कैसे पहुंचेगी और चौपाल की जो चर्चा है वो जनता तक कैसे पहुंचेगी, ये समन्वय की जो स्थिति बन रही है। क्योंकि अब एक शब्द कहीं से निकलता है, एक बात कहीं से निकलती है और कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। संदीप पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, यहाँ एक समन्वयवाद की जो बात आ रही है, साम्यवाद का जिक्र हुआ, पूंजीवाद का जिक्र हुआ। हमने देखा है कांग्रेस के शासनकाल में एक नीति आई थी, सीलिंग की बात कही गई थी, सीलिंग एक्ट कहा गया था कि जिनके पास ज्यादा भूमि है उनसे जमीन लेकर के, जिनके पास नहीं है उनको देने की बात कही गई थी। आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उसी की पुनरावृत्ति की है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अभी जो चुनाव का परिदृश्य चल रहा है, राजनीति की अनारक्षित ट्रेन में सभी बैठे हैं और इसमें सबसे पहले भाजपा बैठ गई और उसने जगह रोक ली है और बाकी सीटों पर लोग आ नहीं पा रहे हैं और सभी लोग ट्रांजिट स्टेशनों से बैठ रहे हैं जी। इन स्थितियों में ये लगता है कि अभी 10 साल में चूंकि कांग्रेस अभी भाजपा का सरकार रही है और उपलब्धियां अभी बैलेंस कर रहे हैं, एक तो उपलब्धियां गिनाना और दूसरा उन पर अटैक करना। भाजपा में शीर्ष नेता तो पूरा मोदी जी पे आस लगाए बैठा है जी। भाजपा का गोवर्धन पर्वत मोदी जी पे की उंगली पे उठा हुआ है। जरा सा भी वो वजन नीचे डालते हैं तो थोड़ी सी बात बिगड़ने लगती है जी। इस नैरेटिव को सेट करने के लिए उनको अग्रेसिव रुख अपनाना पड़ा। इस बात के केवल राजनीतिक मायने हैं और राजनीतिक मायने इस मायने में भी हैं कि उनकी बात कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि बंटवारा कर देंगे, कहीं से कहीं तक ना तो वो संभव है हो पाना और वो बात भी सही नहीं है। अगर कांग्रेस का ये घोषणा पत्र में इस तरीके का मतलब जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जनमानस में एक रोचक प्रसंग लाने की बात ये तो मोदी जी ने कहा है कि आपके हिस्से की संपत्ति, आपका सोना जो हो ज्यादा बच्चे वालों को बांट देंगे। तो वो घोषणा पत्र में अगर संपत्ति की जांच की बात है तो एक्चुअल में क्या है कि जिससे वो आहत है कांग्रेस, अभी जितनी जांचें पड़तालें हुई हैं अब उसके लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कोई लीगल वे में कोई ऐसा पॉइंट रखना है कि अगर एक तो आने की संभावना बहुत मुश्किल है उनकी, भूले बिसरे भी यदि आ गए तो उनको एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि हमने कहा था कि जांच करेंगे तो सबसे पहले पकड़ो उन लोगों को। ये है एक अटैकिंग मोड की एक बात है और इसके अलावा मुझे इसमें कुछ और बात दिखती नहीं है, लेकिन टोटली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, राजनीतिक बयानबाजी है, जहां एक तरफ अपनी बात ये रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो उनकी कौन कौन सी नीतियां हैं और उन नीतियों में कोई खामी है तो उस खामी को जनता के सामने इस बात को लेकर के उजागर करना कि यदि उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो आपके लिए भयावह स्थिति हो सकती है। दिनेश निगम जी, आपके पास आना चाहूंगा कि ये डर दिखाया जा रहा है या फिर वास्तव में कांग्रेस सरकार आ गई तो ऐसा हुआ कि जो महिलाओं का सोना है, जो गहने हैं उनके, वो गहने उनसे छीन लिए जाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, अपने वक्तव्य में कहा है कि किसी सरकार को इतना अधिकार नहीं है, कोई सरकार इतना अख्तियार नहीं रखती है कि वो आपके गाढ़ी कमाई का पैसा, आपकी गाढ़ी कमाई की संपत्ति, आपकी मेहनत की कमाई के जेवरात आपसे ऐंठ सके या छीन सके। ये बात उन्होंने कही है। देखिए, अभी पाठक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल है और कुछ नहीं है। सच्चाई भी वही है कि जहाँ तक सवाल घोषणा पत्र में इस तरह से उल्लेख करने का है तो जैसा अभी आपने एक उदाहरण दिया कि कांग्रेस के ज़माने में एक सीलिंग एक्ट बनाया गया था, है ना, और सीलिंग एक्ट में ऐसा एक प्रावधान था कि इतने एकड़ के अलावा अगर आपके पास ये ज़मीन एवब है तो वो जब्त कर ली जाएगी और वो लोगों में बांटी जाएगी, है ना। तो और उसमें एक प्रावधान ये भी था कि जो बंजर जमीन होती थी उसको भी वो सीलिंग एक्ट में के अंतर्गत ले करके और उपजाऊ ये बनाने के पर जो भी रहा हो, लेकिन था इस तरह। हो सकता है कि उनकी भावना उसी एक्ट को पुनः लागू करने की हो। अब प्रधानमंत्री जी ने उसको चूंकि इस तरह से किस करवट से उन्होंने देखा और किस एंगल से देख करके उन्होंने इस तरह से बात फैलाई कि नहीं, महिलाओं के गहने बांट दिए जाएंगे, ले लिए जाएंगे, ऐसा कर लिया जाएगा। सवाल ये है कि घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया, उन्होंने इस बात का स्पष्ट नहीं किया। तो ये मोदी जी का व्यक्तिगत आप कह सकते हैं कि एक आंकलन है कि ऐसा होगा, है ना। जरूरी नहीं है कि उसमें जो कह रहे हैं कि वो, और दूसरा अगर एंगल से अपन देखें तो ये भी है कि मोदी जी एक तरह से जनता में भय पैदा करना चाहते हैं कि अगर धोखे से कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपसे ये चीजें छीन लेगी। वो इस तरह से प्रचार फैला करके और जो है जनता में एक भय की स्थिति पैदा करना चाहते ताकि लोग जो है कांग्रेस से अपना मुंह मोड़ करके, जो लोग भी कांग्रेस के प्रति झुकाव रखते हैं वो इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो जाए, ऐसा मेरा
मानना है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार, सवाल कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कोई भी मैंने दल जो है सत्ता में आने के बाद ऐसी स्थिति में नहीं आ सकता और ना ऐसा करेगा अगर थोड़ी सी भी उसमें बुद्धि है कि वो दूसरों के माने एक आदमी से लेकर के उसके गहने किसी और में बांट दे। सवाल ये है गहने का तो एक उदाहरण दिया गया है मामला वो संपत्ति का। संपत्ति को उन्होंने तोड़ मरोड़ करके गहनों में ला करके उसको पटक दिया ताकि वो चुनावी मुद्दा बना रहे। और जो अभी 3, 4, 5 इलेक्शन मैंने जहां मतदान और होने हैं अभी 4-5 चरणों में, उसमें उनको जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलता रहे भय की स्थिति में। मेरा अपना मानना ये एक भय का वातावरण बनाने के लिए सोची समझी रणनीति हो सकती है। अजय वकील जी आपके पास आना चाहूँगा, उससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त द्विवेदी जी, आपका स्वागत करता हूँ, वापस आऊँगा आपके पास में। लेकिन अभी अजय वकील जी आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो उल्लेख किया प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, इस बात को अब भुनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैं दोनों कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा और उस बात का अपने उसमें जिक्र करने के पीछे कांग्रेस की मंशा। देखिए ऐसा है कि राजनीति में जो मुद्दे चल रहे हैं वो अर्धसत्य पर आधारित हैं। अगर विपक्षी डर सीए एनआरसी पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं, उसका काउंटर जो है मोदी जी ने बहुसंख्यकों को डराने के लिए ढूंढ लिया है, जो वास्तविकता से परे है और काफी हद तक जो उसमें एक सच्चाई एक क्षणिक भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा की बात नहीं है। देखिए एक बात है कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी जो है उन्होंने जैसे कहा कि अर्बन नक्सलियों का प्रभाव इसके ऊपर है, तो वो काफी हद तक सही है। क्योंकि राहुल गांधी करीबी लोग बताते हैं कि वो मार्क्सवादियों के कहने पर ज्यादा चलते हैं और उनकी बातों में ज्यादा भरोसा करते हैं। उनके सारे जो भाषण भी होते हैं लगभग उससे काफी प्रेरित रहते हैं। कांग्रेस ने लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि देश की संपत्ति का जो है वो केंद्रीकरण कुछ परिवारों के हाथ में हो गया है, कुछ सेठों के हाथ में हो गया है, तो इसका बंटवारा लोगों में समान रूप से होना चाहिए। और ये मूलतः समाजवादी और साम्यवादी विचार है कि संसाधनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए, इसमें कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से इसमें किसी को असहमति नहीं हो सकती, भाई सबको बराबर मिलना चाहिए, कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए कि उसके अंतर बहुत ज्यादा न हो। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये संभव है, तो व्यावहारिक रूप से ये बात बहुत सही नहीं है। मोदी जी ने एक और मुद्दा उठाया, इसको जो मनमोहन सिंह वाला जो आप कह रहे हैं, वो आपने पहले कहा था, इसका जिक्र ज्यादा हुआ नहीं है, उसके बारे में बता दूं मैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात अपने एक भाषण में कही थी जो उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में दिया था। और वो भाषण में उन्होंने ये कहा था कि जो जितने भी देश के संसाधन है उसके पर पहला हक जो है SC ST का, कमजोर वर्गों का, अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। उस समय भी जब इसकी रिपोर्टिंग हुई थी तो मीडिया ने केवल अल्पसंख्यक शब्द को उठाया था और बाकी चीजों को दबा दिया गया था। इसके बारे में एक क्लेरिफिकेशन उसके 3-4 दिन बाद PMO से जारी हुआ था कि भाई आपने जो है उन्होंने सबकी बात की थी, आपने अल्पसंख्यक क्यों उठाया? वो एक राजनीतिक उसका एंगल है। बीजेपी या प्रधानमंत्री अब फिर उसको उठा रहे हैं तो बाकी की बात नहीं कर रहे हैं वो, उसमें से केवल एक शब्द उन्होंने उठा लिया है कि भाई अल्पसंख्यक, तो इससे उनका राजनीतिक सिद्ध होता है। तीसरी बात कि शुरुआत बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव कैंपेन की थी कि अपनी उपलब्धियों की बात की, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमें और काम करने हैं, अब वो लगता है मुद्दा धीरे धीरे अब पृष्ठभूमि में चला जाता रहा है। और बीजेपी अपने जो मूल जो उनका कोर इशू है हिंदू मुसलमान वाला, उस पर लौट आई है। और उसका कारण एक ये भी है कि पहले दौर के अंदर जिन राज्यों में मतदान कम हुआ वो ज्यादातर भाजपा शासित राज्य हैं, तो बीजेपी की चिंता उसने बढ़ा दी है कि वो अगर अपने कोर इशू पर नहीं लौटे तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो जाहिर है कि आप ये मतलब इशू का जो शिफ्ट है आप देखिए उसको बारीकी से कि वो ये है कि पहले जहाँ उपलब्धियों की बात हो रही थी, बड़े बड़े सपनों की बात हो रही थी, अब वो घट करके वापस उसी पे आ रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं वो भी इसी का पार्ट है एक तरह से। और बीजेपी को लग रहा है कि ये आजमाया इशू है जो उनको फिर से सत्ता में लौटा सकता है। अगर उस पर हाथ नहीं लगाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। तो जाहिर है कि उस पार्टी उस पर लौट रही है, लेकिन इसकी जहाँ तक व्यावहारिकता की बात है तो कोई बहुत ज़्यादा व्यावहारिक बात नहीं है। केवल एक जैसे इन्होंने पाठक जी ने कहा कि पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है, जैसे CA NRC पर लोगों को डराया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, जबकि उनका CA में तो भारतीय मुसलमानों को संबंध ही नहीं है कायदे से। ये जो है बीजेपी बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री भी कह चुके, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है उसको। तो ये जनता को डराने और एक तरह से उनका ध्यान भटकाने का एक मुद्दा ज्यादा है। लेकिन अब चूंकि राजनीति है और चुनाव है तो चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, बीजेपी जा रही है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, जनता तक अपनी पैठ बनाने के लिए ऐन कैन प्रकरण, साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। और यहाँ एक बात का जरूर जिक्र हुआ है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जब पहले शासन में थी तो उन्होंने जिक्र किया था, कांग्रेस ने कहा था, जिसका जिक्र अजय वकील जी ने कहा कि इस समय उस बात का जिक्र किया जा रहा है कि
देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये बात कही गई थी। हालांकि ये बात पूरी नहीं थी, ये पर्दे के पीछे का एक हिस्सा था, एक दूसरी बात अलग थी। यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूंगा, रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ बातों पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने कहा अर्बन नक्सल का जिक्र किया कि कांग्रेस के कब्जे में। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वामपंथियों के कब्जे में है कांग्रेस, और जैसा वामपंथी कह रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से चल रहे हैं, वैसे कांग्रेस को संचालित कर रहे हैं। तो ये एक तरह का आरोप है कांग्रेस पर, या फिर उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम उससे अलग हैं, तो हम राष्ट्रवाद हैं, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाते हैं और इस तरह की गतिविधियों में विपक्षी दल संलग्न हैं। देखिए, मोटे तौर पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात भाजपा ने हमेशा कही है जी। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहली बार नहीं आया है, वो भाजपा से पहले जब जनसंघ था तब भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उन्होंने बात कही है, और वो उस पर आज भी कायम है। अगर उनके पास 2 सीटें रही हों तब भी वो उस पर कायम है, और अगर 90-92 आ गई तब भी कायम है, और आज अगर 300 से ऊपर सीटें उनकी पार्लियामेंट में तब भी वो उस बात पर कायम है। अब दूसरी जहाँ तक आती है कि जो उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सलियों का कब्जा है या वामपंथियों का कब्जा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो झलकती हैं। सत्य क्या है वो तो वही लोग जाने जो नीतियाँ बनाने वाले हैं और घोषणा करने वाले हैं। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ साफ झलक रही है। सबसे पहली बात जो उन्होंने संपत्ति के बंटवारे की बात कही है, आप अगर इस समय देखेंगे तो इस समय तमिलनाडु की सरकार ने और केरल की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वो मंदिरों में जो दान का सोना जमा है वो उसको पिघलाएंगे। और इससे पहले कांग्रेस के शासन में इंदिरा जी के समय में दक्षिण भारत के मंदिरों का सोना लिया जा चुका है। तो चूंकि सोना जो केवल और मंदिरों से लिया, मठ आगे चल करके चर्च के पास कितनी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, उस पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की। तो मंदिरों के सोना चूंकि लिया गया है तो स्वाभाविक रूप से कई बार दूध का जला छाछ फूंक करके पीता है, तो ये भय उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। एक बात हुई। दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस घोषणा पत्र में हो या अन्य भाषणों में हो, जो लोग चोरी बेईमानी कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं, उन पर आवाज नहीं उठाती है। लेकिन कुछ लोगों ने अगर परिश्रम के साथ, अपनी युक्ति के साथ, अपनी नीतियों के साथ अगर धन कमा लिया है, वो उन पर हमला करते हैं। अगर आप देखेंगे जब रूस में क्रांति हुई थी लेनिन के समय, या चीन में क्रांति हुई थी माओ के समय, तो ये दोनों बातें बिल्कुल उसी समय लेनिन की क्रांति में भी थी और माओ की क्रांति में भी थी। उन्होंने जो पूंजीपति थे उन पर हमला किया था और संपत्ति को बांटने की बात कही थी। और इस समय अगर आप देखेंगे, कुछ लोग हैं जिनका नाम, हम लोग उनको नक्सलवादी कहते हैं, लेकिन वो खुद को माओवादी कहते हैं। उनको जो परिचय निकलते हैं उसमें नक्सलवादी नाम नहीं होता, उसमें माओवादी नाम होता, तो माओवादी होते हैं। तो अगर आप कांग्रेस का स्टैंड देखेंगे, पिछले ही दिनों अगर कुछ नक्सलवादी मारे गए हैं तो उन्होंने उनको फर्जी कहा और उनको एक प्रकार से शहीद की श्रेणी में रखा। तो माओवादियों का समर्थन करना और पूंजीपतियों पर हमला करना और भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं करना, ये उनको संकेत करता है। एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार की बात सबसे पहले अगर किसी ने उठाई थी संसद के भीतर, तो वो राहुल गांधी जी के दादाजी ने उठाई थी संसद के भीतर, मेरे ख्याल से 56 या 57 में। उसमें जांच कमेटी बनी और उद्योग मंत्री का इस्तीफा हुआ 58 में, जब दक्षिण भारत के थे, और एक आदमी जो अधिकारी था वो जेल गया। आगे चल करके लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोई कमेटी बनाई, उसमें 15 मंत्रियों के नाम आए। भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी जी के पिताजी कितने दुखी थे, राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 1500 पैसे पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की जो बात उनके पिताजी और दादाजी ने उठाई थी, उस भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी कोई बात नहीं करते। तो जो लेकिन वामपंथी लोग, जो कम्युनिस्ट लोग पूंजीपतियों पर करते हैं, तो वो जो 2-3 लोग जिन्होंने अपनी, उन्हीं पर ज्यादा का ज्यादा हमला करते हैं। इसके अलावा एक और बात अगर देखेंगे, कर्नाटक सरकार ने फैसला क्या लिया, अल्पसंख्यक विभाग का जितना बजट था वो बजट तो अलग बढ़ा, उस बजट के अतिरिक्त उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ और चर्च के लिए 200 करोड़ और मंदिर के चढ़ावे पर उन्होंने टैक्स लगाया, मंदिर के चढ़ावे पर। तो उनकी कुछ ऐसी नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं आशंकाएं उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण ये कहने का एक अवसर मिलता है। और उसका अल्पसंख्यकों के एक जो प्रश्न उठता है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का कुछ ऐसा इतिहास रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 1942 में तय हो गया था कि पाकिस्तान दिया जाएगा, उनको अलग दिया जाएगा, क्योंकि 1906 से मुस्लिम लीग के गठन के साथ पाकिस्तान की बात चली।
16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन हुआ पाकिस्तान की मांग को लेकर के और देश भर में लाखों लोगों का बलिदान हो गया, लाखों लोग मार डाले गए। इस तारीख के बाद अगर 6 सितंबर को नेहरू जी ने कैबिनेट बनाई है तो उसमें मुस्लिम लीग के लोग क्या कर रहे हैं? हाँ। इसके बाद अगर संविधान सभा बनी है तो वो संविधान सभा संविधान भारत के लिए बनता था। हाँ। उसमें मुस्लिम लीग के लोग क्यों हैं? वो संविधान पाकिस्तान में तो लागू हुआ नहीं, ना वहाँ के लिए बन रहा था, वो शेष भारत के लिए बन रहा था, तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की बातें रही हैं, और इसके अलावा मनमोहन सिंह जी का वो स्टेटमेंट, मनमोहन सिंह जी ने बाद में संशोधन जारी किया है। मैंने मीडिया पर जो उनको सुना है, कहीं ये लाइन नहीं थी कि उन्होंने वंचित वर्ग का भी बातचीत की है और अनुसूचित जाति और जनजाति की बात, उन्होंने सीधी अल्पसंख्यकों की बात की है। और उदाहरण अगर ये आता है, अगर एनकाउंटर होता है कहीं और एनकाउंटर होता है तो उन्हीं का नेता कहता है कि साहब फला आदमी के, सोनिया जी के आंसू निकल पड़े। तो कुल मिलाकर के आतंकवादियों को भटके नौजवान कहना, तो वो कौन है आतंकवादी? तो कुल मिलाकर के ये जो उनकी शैली जो रही है, जिसके कारण ये प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है। और मोदी जी का भाषण मैं नहीं समझता कि ये राजनीतिक है, ये उन्होंने देश की जनता को जागृत होने के लिए दिया है। कहीं ना कहीं अगर आ गए तो अभी तो उन्होंने मंदिरों का सोना ले रहे हैं, और आपके घर का सोना भी ले सकते हैं, ऐसे उनको उदाहरण रहे हैं, जैसा कि रूस में हुआ है, जैसा कि चीन में हुआ है। बिल्कुल, आपने कहा कि ये जो चीज़ें हैं, एक तरफ जहाँ बात आ रही कि ये सियासी भाषण है, लेकिन इसके पीछे और भी मंशा शामिल हो सकती हैं, और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बात भी सामने आ रही है। देवदत्त दुबे जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई अर्बन नक्सल की, बात हुई वामपंथी की, बात हुई कि महिलाओं का सोना, यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं के पास जो सोना है उसका बंटवारा हो जाएगा, और वो जो बात आई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, उस बात को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। एक बात अभी जैसा कि कहा कि भ्रष्टाचार की बात पहले कही गई थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तिल का ताड़ बनाया ही जाता है। सब दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने वर्ग को, वोटों को साधने के लिए सब रणनीति बनाते हैं। और ये जो घोषणा पत्र हैं, वचन पत्र, संकल्प पत्र, इन सब के विश्वास उठ चुका है जनता से। कौन क्या कहता है दस्तावेज में और क्या करता है। कितने फैसले ऐसे हुए जो किसी घोषणा पत्र में नहीं थे। ना नोटबंदी का था, ना 370 का था, ऐसे कितने मुद्दे थे, जो जीएसटी, बहुत सारे मुद्दे, या कांग्रेस ने कितने किए। ये सब क्या है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो देश में नेतृत्व करते हैं वो निर्णय लेते हैं। और चुनाव में सब लोग अपने अपनी तरह से, वो अभी कहेंगे कि हम तो आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे यदि आप वोट दे रहे हो। हमें वोट चाहिए, कैसे चाहिए, या तो हम रेवड़ी बांटेंगे या हम सपने दिखाएंगे। तो ये सब चुनावी है। कई बार बाद में कह देते कि ये तो चुनावी जुमला था। तो आप करते रहो बहस, आप कुछ भी करते रहो, उन्होंने तो एक सेंटेंस में कह दिया कि वो हमारा चुनावी जुमला था। तो ये सब चीज़ें हैं। राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद चुनाव जीतने के लिए ये सब करते हैं, और एक दूसरे की जो होती ना कि मीन मेक निकालने, वो तो है ही कि यदि आप उसके नहीं बताएंगे तो आपको समर्थन कैसे मिलेगा। तो बीजेपी के लिए जिस तरह से इन लोग करते रहे अभी तक, इतने सालों तक, लेकिन जो होता है सत्य ही संप्रेषित होता है। आपने गलतियां की, बीजेपी ने संघर्ष किया, आज बीजेपी शून्य से शिखर पे है, आप सिमट गए। तो आप ये समझो कि हम जो कह रहे हैं यही सत्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो जनता उसने क्या संप्रेषण लिया है, वो क्या समझ रही है, और कोई भ्रम में ना रहे कि हम क्या करने वाले। जनता ही सर्वोपरि है, और वो समझ जाती है कि आपके इसके कहने का मतलब क्या है। आज हम यहाँ या दिल्ली में जो डिबेट होती है, गांव में बैठे चाय के टपरे पे वो बता देते हैं देहाती आदमी कि इसके कहने का मतलब ये है। क्योंकि अब लोकतंत्र बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत परिपक्व हो चुके हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब परिपक्व, सब नॉलेज है सबके पास, और सबके वादे हैं, सबके इरादे हैं, सब ने देख लिए हैं किसने क्या कहा और क्या किया। जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो करते हैं। तो ये इस तरह से देश चलता रहेगा। लेकिन बात वही है कि असल में जब तक बुनियादी मुद्दों पे चुनाव में चर्चा नहीं होगी, जो कोर इशू हैं, आम आदमी के जो इशू हैं, उन पे जब तक चर्चा नहीं होगी, तो ऐसे ही नेताओं के मजे रहेंगे कि उनने कहा, उनने ये कहा, उनने ये कहा। कैसी कैसी बहस होती है चुनाव में, हंसी आती है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता कैसी बातें करते हैं कि ये कोई बात करने का वो है। लेकिन है तो है कि चल रही है, उनको वोट मिल रहे हैं, जिसको चुनाव जीतने का तरीका है वो सब कर रहे हैं। सबके अपने अपने हथकंडे हैं, और सब अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। राजनीतिक दल
ये देखना चाह रहा हूँ, जैसा कि अभी दुबे जी ने जो बात कही कि राष्ट्रीय स्तर के नेता यदि इस स्तर की बात करते हैं तो फिर बात आ जाती है कि हमें सिर्फ वोट चाहिए हैं, वो किस माध्यम से आएंगे उस माध्यम को अपनाने की बात हो जाती है, उन शब्दों की बातों की बात आ जाती है। आलोक सिंघे जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई कि ये जनता में भय पैदा करने के लिए दिया हुआ बयान हो सकता है, ये सियासी बयान हो सकता है। दूसरा एक और बात जो यहाँ मुख्य रूप से आई कि ये टॉपिक शिफ्टिंग हो सकती है कि पहले चरण के मतदान से पहले कुछ और बातें हो रही थीं और जैसे ही पहले चरण का मतदान हुआ और खासतौर से उन राज्यों में जहां जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां वोटिंग परसेंट जैसे ही देखा गया कि वो ग्रोथ नहीं हुआ है बल्कि और डाउन हुआ है, उसके बाद में टॉपिक शिफ्टिंग की बात आ गई कि अब ये टारगेट या तो महिलाओं के लिए फोकस किया जा रहा है कि महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाई जा सके और महिला मतदाता जागरूक होकर के अधिक से अधिक मतदान करें। वो किसके पक्ष में करें, महिला मतदाताओं पर है, लेकिन क्या उन मतदाता के उस वर्ग को, महिला वर्ग को फोकस करने के लिए बात कही जा रही है? जी, ये बात कही जा रही है लेकिन इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता। जैसे बात कही जा रही है कि चलता हुआ भाषण है, ऐसा नहीं है। ये डिबेट की शुरुआत है और एक बहुत अच्छा डिबेट है पूरे देश के लिए। अब आप ये बताइए, चीन हमसे 2 साल बाद यात्रा शुरू किया था, आज वो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और जिस माओवाद की बात यहाँ के कांग्रेसी या माओवादी या साम्यवादी करते हैं, उस देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन भी नहीं है। तो ये पैसा गया तो किसके पास से गया? आम महिला, आम आदमी का तो पैसा था, उसकी जेब में पैसा बढ़ना था, वो नहीं बढ़ा। आप गरीबी की आराधना करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो देश को ये कहने का हक तो है ना, नेता को ये कहने का हक है, वो कहे कि आप गरीबी चुनेंगे या अमीरी चुनेंगे। तो हमें अमीरी की आराधना करना है, ना कि गरीबी की आराधना करना। तो ये बरसों से जो टारगेट बना रखा है कांग्रेस ने, कांग्रेस समर्थित लोगों ने, वामपंथी समर्थित पत्रकारों ने और बहुत सारे वर्गों ने एक डिबेट बना रखी है कि हमें जो है गरीब की बात करना। गरीब की बात करते करते गरीबी हटाओ योजना इंदिरा गांधी जी ने कितने पहले कही थी बात, लेकिन क्या गरीबी हटी? गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटती, आपको पूंजी बनाना पड़ेगी। और ये डिबेट यही बताता है कि हमें देश में पूंजी बनाने वाली सरकार चाहिए कि गरीबी की पूजा करने वाली सरकार चाहिए, जो गरीबी बनाए रखे। क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए? तो ये डिबेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी की बात को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। हम इसलिए नहीं समर्थन कर रहे कि वो प्रधानमंत्री हैं। बात ये विचार की है, हमें उस विचारधारा पे बात करनी पड़ेगी और खुल के करनी पड़ेगी। इसमें क्या की शर्म? क्या हमें देश के लिए पूंजी बढ़ाने के लिए काम नहीं करना है? आप अडानी अंबानी को गाली देते रहेंगे और ये बताने की कोशिश करते रहेंगे कि कुछ सेठों की सरकार है। अरे नहीं भाई, ये पूरे देश के सेठों की सरकार है। पूरे देश के वो सेठ हैं जो पूंजी बनाने में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, जो पूंजी बना के देश की समृद्धि बढ़ाने का काम करते हैं, हमें उनकी आराधना करना है। तो ये डिबेट जो है, बार बार ये कह रहे हैं, आप ये सी बात कर रहे हैं कि इसको सोना जो है स्त्रियों का क्या छीना जा सकता है? अरे भाई, मंदिरों का सोना क्या मंदिरों में चढ़ाया तो स्त्रियों ने सबसे ज्यादा। आप उस सोने पर डाका डालेंगे तो क्या महिलाओं का सोना नहीं छीन रहे? तो ये डिबेट को सही संदर्भ में सोचना पड़ेगा, पुराने इतिहास को हमें दिमाग से हटाना पड़ेगा। जिस तरीके की डिबेट और बार बार इस तरीके के संस्कार बो दिए गए हैं पूरे देश में कि हम इसको जो है सेठ को गाली देंगे, पूंजीवादी को गाली देंगे, पूंजी बनाने वाले को गाली देंगे, गरीब को खुश करेंगे, वो खुश हो जाता है क्योंकि वो विपन्न है और हमें वोट कबाड़ना है। तो वोट कबाड़ने की पॉलिटिक्स ये है कि आप जो है गरीबी की बात करें। हमें गरीबी की बात नहीं करना, अमीरी की बात करना है। तो ये डिबेट का विषय है। इस विषय में इसमें शर्म किस बात की होनी चाहिए? दो अलग अलग चीजें हमारे सामने आई। एक तरफ जहां आलोक सिंघे जी का ये कहना है कि ये एक नई चर्चा का उद्भव है, एक नई डिबेट का जन्म हुआ है और एक नई दिशा में बात की जा रही है। संदीप पाठक जी, आपके पास आ रहा हूँ आप ही की बात लेकर। जैसा आपने पहले कहा कि ये उतनी गहरी या उतनी वजनदार बात नहीं है कि इस पर लंबी परिचर्चा हो, लेकिन बात हुई कि इसकी चर्चा चौराहे पर होना चाहिए, चौपाल पर होना चाहिए और इसकी चर्चा चाय की दुकान पर भी होना चाहिए। ये इतना बड़ा मुद्दा है। जैसा कि बात हुई कि कांग्रेस ने पहले कहा था कि गरीबी हटाओ और इस बार भी कहीं ना कहीं गरीबी को लेकर के उन्होंने जिक्र किया है कि गरीबी हटाने की बात कही है, लेकिन बात हो रही है कि पूंजीपति, कि हम गरीबी हटाने के बजाय पूंजी बनाने की यदि बात करेंगे तो भारत एक अलग दिशा में जा सकता है। ये जो बात सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के, उनके भाषण को लेकर के, विपक्ष पर कटाक्ष को लेकर के, विपक्ष के लाए हुए घोषणा पत्र के एक बिंदु पर उन्होंने जो निशाना साधा है, क्या वास्तव में इस पर बड़ी चर्चा लाजमी है? देखिए, आपने ठीक कहा, बात तो नीचे तक जानी चाहिए, चौपाल तक भी जानी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए और हर स्तर पे जानी चाहिए। लेकिन यहाँ विषय ये है कि जो अच्छे काम हुए हैं 10 सालों में, जब वो अपील नहीं कर पा रहे हैं और राजनीतिक जब षड्यंत्र चल पड़ते हैं तो सबको अपना एक
स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। मैं ऐसा मानता हूँ ये उस स्ट्रेटजी का पार्ट है। हाँ। इसीलिए वो जो बात कही जा रही है वो नैरेटिव इसलिए फिक्स हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम हुए नहीं, और ये जहाँ तक पत्रकारिता या किसी दल विशेष की बात है तो ये चीज़ें बहुत खुले मन से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी एजेंडे को लेकर यहाँ नहीं खड़े हैं। हाँ। हम एक निष्पक्ष तौर से सोचने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ से। हमको अपनी आलोचना भी सुनने की आदत होनी चाहिए। कोई जितने भी नैरेटिव आज सेट हुए हैं और उनका भाषण, आज उन्होंने एक चीज बात अलीगढ़ में कही, उन्होंने तो ये कहा कि जब इतना डेवलपमेंट होगा तो अलीगढ़ के ताले भी बिकेंगे। तो जब अलीगढ़ के ताले बिकेंगे तो इकोनॉमी में फायदा अलीगढ़ वालों को होगा। तो अलीगढ़ में बाहुल्य किसका है आप भी जानते हैं। तो किसको इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि मैं उनको मुस्लिमवादी कह दूं। बात के मायने बदल जाते हैं। देखिए, शब्द यदि अपना स्थान बदल दे तो अर्थ बदल जाता है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि क्या हमारा उसका उद्देश्य क्या है। और बिल्कुल बात अभी शर्मा जी ने जो बात कही बहुत विस्तार से कही, बहुत गहरी बात कही। और उनकी गहराई अलग किस्म की है इस मामले में। उन्होंने पूरा 1947-56 से लेकर आगे तक का जो विश्लेषण दिया, क्योंकि वो अलग अलग कालखंड के चर्चाएं थी, उसमें कितनी शिफ्ट हुई हैं, कितनी आज प्रासंगिक हैं, इन सब पे बात हो सकती है और बात होनी भी चाहिए। लेकिन मैं फिर से इस बात पे मतलब कायम हूँ कि ये मुद्दा चर्चा के लिए तो बहुत अच्छा है, राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी बहुत अच्छा है, और इससे बूस्टअप मिला है। अगर आप ये देखें कि अभी और चरण के मतदान बाकी हैं, अगर कहीं टेम्पो कम हो रहा था तो उसमें ऊर्जा किसको भरना थी। आज बताइए कि आज जो जनसभा थी, पहले ये होता था कार्यकर्ताओं की बैठक अलग होती थी, जनसभाएं अलग होती थी। आज की स्थिति में जो जनसभा है वही कार्यकर्ताओं की बैठक है। आज मोदी जी को अपील करना पड़ रहा है कि आप घर घर जाके ये चीज बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये समझ रहे हैं कि जो मैंने किया है वो टैलेंट तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में बात तो है, तब तो ये बात कह रहे हैं वो। और यदि नहीं पहुंच पा रहा है तो इसीलिए उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाई यदि तुम ये सब चीजें यदि इनके बहकावे में आओगे और यदि बात इधर से उधर होगी तो कहीं चुनाव पे उसका भारी इफेक्ट होगा और इसमें इसकी खामियाजा देश भुगतेगा। ये उनका मेरा कोई मुझे लगता है आशय है। बिल्कुल, ये सही बात है कि अब कार्यकर्ताओं को इस बात की नसीहत दी जा रही है कि घर घर जाकर के योजनाओं के बारे में बताएं और साथ में वो तमाम चीज़ें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो जन जन तक पहुंचाई जा रहा है। रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई कि यहाँ एक तरफ जो बात हो रही है, क्योंकि अभी हम जैसे कल राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शब्द कहे, आज अलीगढ़ में कहे। उम्मीद है 24 तारीख को मध्य प्रदेश में 3 जगह वो आने वाले हैं, हरदा जाने वाले हैं, सागर जाने वाले हैं, भोपाल में रोड शो उनका प्रस्तावित है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी वो वही बातें कहेंगे, क्योंकि अब जैसा अजय वकील जी ने जो बात कही कि ये एक पॉइंट शिफ्ट करने की बात है या फिर टारगेट शिफ्ट करने की बात है या फिर ये कहें कि एक मुद्दे को विस्थापित करके दूसरे मुद्दे को वहां पर फिट करने वाली बात है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है उनको इस बात का एहसास हो गया है पहले चरण की वोटिंग के बाद कि जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे थे, जो ये बताना चाह रहे थे कि हमने क्या क्या किया है, वो ना बता करके ये बताएंगे, डराएंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा? दोनों बातें, समय के साथ कुछ मुद्दे बढ़ते हैं और कुछ मुद्दे कम होते हैं। स्थान जैसे ही बदलता है, जैसा कि पाठक जी ने कहा है कि स्थान अगर बदलता है तो कुछ बातें तो बदल जाती हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्थान बदलता है, समय बदलता है तो कुछ बिंदु बढ़ते हैं। बाकी अगर प्रधानमंत्री जी का राजस्थान का भाषण सुनेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई विकास की बात नहीं की, उन्होंने विकास की बात भी कही है। वो सारी चीजें गिनाई हैं जो अब तक गिनाते रहे हैं और उसके साथ उन्होंने ये मुद्दे जोड़े हैं। तो मोटे तौर पर आलोचना का उत्तर हमेशा आलोचना से ही दिया जाता है। गटर की अगर आपको सफाई करना है तो उसमें आपको गटर में उतरना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके से सांप्रदायिक राजनीति कुछ वर्षों से विपक्ष कर रहा है, इस पहले अगर देखेंगे तो मोदी जी ने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की थी, तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही थी। तो लेकिन उसके जिस तरीके से बात की जा रही है, स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर पर उसी शैली में दिया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक उत्तर मोदी जी ने उसी शैली में दिया है, लेकिन फिर भी पूरे देश को इन सारी चीज़ों पर भविष्य का रास्ता तय करने के लिए अतीत के अनुभवों को लाभ आपको उठाना ही होगा। जो लोग अतीत के अनुभवों से लाभ नहीं उठाते, कल्पना करिए कि उनके साथ सदैव नुकसान होता है। भारत को अगर नुकसान हुआ है इतिहास में तो अतीत के अनुभव से लाभ ना उठाने के कारण ही भारत को इतिहास में नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ जन सामान्य को आज अतीत के अनुभवों से लाभ लेना चाहिए। और मोटे तौर पर मैं आलोक सिंह जी की इस बात का भी समर्थन करता हूँ। भाई गरीबी मिटेगी कैसे? गरीबी कोई पुड़िया है क्या उठा करके आपने बाहर फेंक दिया, झाड़ू लगाई और कचरा उठा करके बाहर फेंक दिया? गरीबी मुक्त व्यक्ति तब होगा जब वो संपन्न बनेगा। और संपन्न कब होगा? भिक्षा से या किसी दूसरे के सहारे से, बैसाखियों से कोई व्यक्ति दौड़ नहीं सकता है। उसके लिए परिश्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, युक्ति लड़ाना होगी सब प्रकार से।
तो जो लोग भी देश में, अगर आप देखेंगे 1947 में 98% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। अगर ये आंकड़ा गिरा हुआ है, हर सरकार रही है इसमें, कांग्रेस की भी रही है, मिली जुली भी रही है, भाजपा की भी रही है, सब सरकारें रही हैं। अगर गरीबी की आंकड़ा गिरा है तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है और अपनी आमदनी बढ़ाई है। तो आज जरूरत इस बात की है, आमदनी बढ़ाने की जरूरत है, संपन्न बनने की जरूरत है, इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है। एक उदाहरण मैंने हमेशा हर डिबेट में दिया, उसको फिर देना चाहता हूँ। आप लाठी अगर होती है, लाठी अगर आपके हाथ में रहेगी तो गुंडे बदमाश भी भाग करके चलते हैं, कुत्ता भी आपसे डर के भाग के चला जाएगा। लेकिन वही लाठी आपकी अगर बैसाखी बन गई है तो क्या स्थिति बनेगी, आप दौड़ नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार सरकार की सहायताएं व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए, ना कि वो उनको आश्रित बना ले। चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी होते हैं सब अपने परिश्रम से रोटी जुगाड़ कर लेते हैं, रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं, अपना जोड़ा स्वयं बना लेते हैं, संतान पैदा करके खाने कमाने लायक उनको बना देते हैं। अगर इन आधारभूत कामों के लिए भी अगर आप गरीबी के नाम पर उसको निराश्रित बनाते रहेंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा। बिल्कुल सही बात है कि बातचीत जो होनी चाहिए, आप अमीर कैसे बने मुझे बताइए। प्रश्न इस बात का नहीं है कि सोना 70,000 रुपये तोला होगा, 80,000 रुपये तोला होगा। आप इतने सक्षम होना चाहिए कि 1 लाख भी हो जाए तब भी हम सबसे पहले हम खरीद सकते हैं। ये जो भाव है जनता के भीतर, अपने परिश्रम से अपने पैरों में ताकत पैदा करने का, अपनी आंखों से ताकत पैदा करने का, अपनी आंखों से आसमान देख सकें, अपने पैरों से धरती को नाप सकें, ये जो पुरुषार्थ और परिश्रम वाली राजनीति है वो होना चाहिए। इस पर ज्यादा जोर होना चाहिए। पुरुषार्थ और परिश्रम की राजनीति होना चाहिए, इस पर जोर होना चाहिए। और जैसा कि रमेश शर्मा जी ने जो बात कही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक हम पहुंचे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा को हमने छुआ है, इसलिए आज हम अर्श से फर्श से अर्श पर हैं। तो ये जो बात कही जाती है पुरुषार्थ की और पराकाष्ठा की जो बात कही जाती है, अजय वकील जी आपके पास आना चाहूँगा। राजनीति, वर्तमान परिदृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, कांग्रेस का घोषणा पत्र, सवाल, डर, भय, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, इन तमाम चीज़ों के बीच में क्या वास्तव में भारत के वो 98 करोड़ मतदाता इसी अपेक्षा में थे कि 2024 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होने वाला है, या जनता की अपेक्षा कुछ और थी? देखिए, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि देश को मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है। बाकी तो मेरे हिसाब से गौण हैं क्योंकि ये मुद्दे तो स्थानीय स्तर के चुनाव में भी होते हैं, राज्य स्तर के चुनाव में भी होते हैं, दूसरे चुनाव में भी होते हैं। और ये स्थायी समस्या, इसका कोई शाश्वत समस्या, इसका कोई स्थायी हल न कोई निकाल पाया न कोई निकाल पाएगा। इधर हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, उधर 80 करोड़ लोग फ्री में खाना भी दे रहे हैं। तो सवाल है कि दोनों में कोई विरोधाभास है कि नहीं है। अगर आप काम देना चाहते तो फ्री में अनाज क्यों दे रहे हैं, और अगर फ्री में अनाज दे रहे हैं तो काम की बात लोगों से पुरुषार्थ की अपेक्षा रखना ही बेकार है। तो कुल मिला के इसमें बड़ा भारी विरोधाभास है। असली सवाल ये कि चुनाव जिस मुद्दे पर हो रहा है वो तो ये है कि देश को मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा बड़ा कोई विकल्प देश के सामने नहीं है। वो चाहे उनको पसंद करे चाहे ना पसंद करे, वो अलग मुद्दा है। क्योंकि विपक्ष के पहली बात तो जो विपक्षी गठबंधन, उनके पास कोई नेता ही नहीं है, नेतृत्वहीन गठबंधन है। तो लोग अगर उसको अप भी करना चाहें, उसको विकल्प भी मानना चाहें, तो बहुत ज़्यादा लोग उसको विकल्प के रूप में नहीं देख सकते हैं। स्थानीय राजनीति के कारण अलग हो सकते हैं, तो वो गैर भाजपा शासित राज्यों में वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जरूर। लेकिन अगर उसको ओवरऑल हम अगर देखें पूरे देश के संदर्भ में, तो आज की तारीख में इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगले 5 साल तक देश को नेतृत्व कौन दे सकता है, बेहतर नेतृत्व कौन दे सकता है। उसके आधार पर मतदाता वो तय करेंगे कि इसको वोट देना। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, और मुद्दा है भी वो। बाकी मुद्दे कौन हैं? सशक्त नेतृत्व कौन दे सकता है, ये एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर चुनाव की बात कही जा रही है। हालांकि जनता के मन में ये बात है, लेकिन तब भी अपनी अपनी बातें, अपने अपने मुद्दे और अपने अपने तरीके से की बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं, खंडन नहीं करना चाहता, जोड़ना चाहता हूं। नेतृत्व का अगर आप सवाल देखेंगे, 2 उदाहरण हैं। 1990 में सरबजीत धोखे से चला गया पाकिस्तान। वो 23 साल तक पाकिस्तान की जेलों में रहा, और उसके साथ कितनी प्रताड़ना हुई, और अंततः उसको कैदियों ने मारा। उसका जब शव भारत आया तो कल्पना कर सकते हैं उसके शरीर के सारे अंग गायब थे। लेकिन अगर 1990 में एयर स्ट्राइक में हमारा विंग कमांडर अभिनंदन चला गया, 60 घंटे के भीतर पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। ये है अभिनंदन का। उन 23 वर्षों में हर सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, मिली जुली सरकार भी रही है, अटल जी की सरकार भी रही है, मनमोहन की भी सरकार रही है, लेकिन पाकिस्तान पर ये दबाव बिल्कुल नहीं डाल पाए। लेकिन ये मोदी का दबाव था। 60 घंटे में अभिनंदन लौट करके आया। तो नेतृत्व की क्षमता, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर कुत्तों का नेतृत्व शेर करेगा, सारे के सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का नेतृत्व कुत्ता करेगा, सारे शेर कुत्तों की मौत मरते हैं।
नेतृत्व पर विचार करना चाहिए, तब हमको वोट देना चाहिए। देश आज संक्रमण काल पर है, मोटे तौर पर हर मतदाता को विचार करके मतदान करना है। सही कहा आपने कि नेतृत्व, जो आपने उदाहरण दिया कि शेरों की फौज का नेतृत्व यदि कोई कुत्ता करेगा तो उसकी शैली अलग हो जाएगी, और कुत्तों की फौज का नेतृत्व शेर करेगा तो शैली अलग हो जाएगी। दिनेश निगम जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई मुद्दे की, बात हुई राजनीति की। क्या वास्तव में जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, न्याय पत्र नाम दिया, 5 न्याय की बात कही, 25 गारंटी की बात कही, उस समय विपक्ष के द्वारा कहा गया कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तमाम बातें कह करके उसे निम्न साबित करने की कोशिश की गई। क्या ये एक मुद्दा उस समय छूट गया था जिसको आज उठाया जा रहा है? उस समय भारतीय जनता पार्टी को या सत्ताधारी दल को या एनडीए के दलों को इस बात का नहीं था कि उसमें इस बात को भी उस समय उठाना है, या फिर अभी उस घोषणा पत्र में कोई और बिंदु भी ऐसे सामने आएंगे 7वें चरण के चुनाव मतदान तक कि एक एक करके उठाए जाएंगे, हर चरण में एक बिंदु उठाया जाएगा? सही बात, सही बेटा जी, उठाया गया। ये उस समय इसलिए नहीं उठाया गया था कि उस समय अगर इस तरह से व्यक्ति माने एक पॉइंट लेकर के सबके, जैसे मान लीजिए अपन सामूहिक बात करें, हाँ। और सामूहिक में आप एक वर्ग विशेष को लेकर के अलग बात करने लगे, फैलावा अगर आप करने लगे तो उस समय माहौल दूसरा होता। हाँ। उन्होंने इसको, जो अभी कई हमारे प्रवक्ताओं ने एक बात आपको कही, आपके चैनल से जो लोगों के बीच पहुंचाई, कि सबसे बड़ी बात ये परिस्थितियों को देखते हुए जो पहले चरण का चुनाव हुआ, हाँ। जिस तरह से उनके खुद के राज्यों में उनको जो एहसास था या जो उनके आंकलन थे या जो उनकी रिपोर्ट थी, हाँ। सरकारी रिपोर्ट या आरएसएस की या उनके माध्यम से, एनीवे किसी के माध्यम से उनको रिपोर्ट थी, जो उनको आंकलन था कि नहीं हमको इतना एबव यहाँ इतनी वोटिंग मिलेगी, इतने % हम आगे जाएंगे, वो जो जब मतदान के बाद उनको स्थिति देखने को मिली, तो निश्चित रूप से आदमी में क्या होता है कि जो सत्ता में पहुंचना चाहता है वो हर तरह से उसकी एक कोशिश होती है, इन के इन प्रकार हमें वहां पहुंचना है, तो हम कितने भी एलिगेशन लगा के अगर वहां तक पहुंच भर जाएं, एक बार हमको पहुंचना है। तो सवाल, उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया, और मुद्दा बना करके जिस तरह से उसका विस्फोट के जिस तरह से फैलावा कर रहा है ना, जिस तरह से माने स्थिति पैदा करनी चाहिए देश की महिलाओं में, हाँ। या लोगों में, तो ये मुझे नहीं लगता है कि देश के मुखिया को या देश के नेतृत्वकर्ता को, जिससे लोग अपेक्षा करते हैं, अभी तक 10 साल उनका कार्यकाल भी देखा, हाँ। लोग बहुत आज भी आशान्वित है कि वो आगे के 5 साल जो अगर उनके हाथों में नेतृत्व आया, हाँ। तो हम सुरक्षित रहेंगे, हाँ। तो कम से कम उनको इस तरह से मुझे नहीं लगता कि विस्तारित करना चाहिए, या इस तरह से वो दूसरे शब्दों में इस बात को भी फैला सकते थे या किसी और के मुंह से कहलवा सकते थे, मैंने मुखिया के मुंह से इस तरह से विस्तार मुझे अच्छा। जैसा आपने कहा कि ये शब्द कहीं और से भी आ सकते थे या शब्दों का स्थान भी परिवर्तित हो सकता था, चूंकि समय की सीमा है। देवदत्त दुबे जी, बहुत कम शब्दों में इस पूरी परिचर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि कांग्रेस की सरकार यदि आई तो महिलाओं के गहने छीन लिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी सर्वे का जिक्र किया है, और गहना जो होता है, सोना जो होता है, वो महिलाओं के लिए कीमती नहीं होता है, कीमत का मुद्दा नहीं होता है, वो उनका मान होता है, उनका सम्मान होता है। उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया है कि मंगलसूत्र की किसी महिला के लिए कीमत नहीं होती, किसी बहन के लिए कीमत नहीं होती, लेकिन होता सोने का है, उसका भी बंटवारा कर दिया जाएगा। जी देखिए, अभी देश में कोई ऐसा नहीं हुआ, देश क्या विदेश भी ऐसा नहीं हुआ जो भारत की महिलाओं से कुछ छीन सके। हाँ। ये तो मैंने जो पहले ही कहा था, पति नहीं छीन सकता, फिर घर में रह के ना सरकार की पाकिस्तान ना देश में कोई, कांग्रेस की तो वैसे, या पोलिंग बूथ पे एजेंट तो है नहीं, वो क्या छीनेंगे महिलाओं से, क्या करेंगे? ये सब में जो मैंने पहले कहा, चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनावी। आप मोदी जी देश के यदि या दुनिया में छाए हुए, तो इसलिए कि मुद्दा कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि लालू ने जब उनके परिवार पे थोड़ा सा कहा तो उन्होंने कहा मेरा भारत मेरा परिवार, तो वो एक बड़े मजे हुए राजनेता हैं, और इसलिए वो इतने सालों से गुजरात में और अभी देश में, अभी जहाँ देश में कई बार एंटी इनकम्बेंसी होती थी, हाँ। अब यहाँ देख रहे हैं आप देश में मोदी ही केंद्र में है, हाँ। तो ये उनके मुद्दे बनाने की शैली है, हाँ। और कांग्रेस समझ नहीं पाती कि उसका मुकाबला किससे, भाजपा और मोदी से है। वो लूज बाल करती है और वो चौका छक्के मारते हैं, कोई में ताकत नहीं है कि कोई महिलाओं से कुछ छीन सके। हाँ। लेकिन हाँ, सब लोग एक वो होते हैं ना, जैसे टार्च बेचने वाला होता है, वो कहता है कि यदि आप अंधेरे में गिर जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, हाँ। सांप काट लेगा, आप टार्च लो, दिखेगा, हाँ। आपको। हाँ। ऐसे ही राजनीतिक लोग होते हैं, जब वो भय दिखाते हैं, कई बार प्रलोभन दिखाते हैं और वोट लेते हैं, सत्ता में आते हैं। तो ये तो साम दाम दंड भेद की राजनीति है, और उसको समझना पड़ेगा। और कई बार घटनाएं हुई भी कि किसी दल ने
कोई ऐसे कानून लाए, इमरजेंसी आई, कभी बहुत सारे हुए कि लोगों का नुकसान हुआ, तो ये सब होते रहते, लेकिन किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी को छीन सके। अब तो देने का योग है कि कौन कितनी रेवड़ी दे सकता है, उस पर प्रतिस्पर्धा चल रही है। अभी छीनने की तो किसी की औकात है नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब छीनने वाली बात नहीं, देने वाली बात है कि कौन किसको क्या कितना दे सकता है। लेकिन यहाँ ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण ने, उनके उन शब्दों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वास्तव में कांग्रेस की सरकार आएगी तो प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, तो क्या सीलिंग एक्ट जैसी चीज़ें दोबारा होंगी कि सबके पास केवल 30 एकड़ भूमि होना चाहिए, 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास होगी तो ले ली जाएगी। क्या सोना महिलाओं के पास यदि ज़रूरत से ज़्यादा होगा, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा होगा, तो क्या सरकार उनसे वापस ले लेगी या किसी और को बांट देगी। तमाम चीज़ें जो हैं, चर्चाएँ तो पैदा हो गई हैं, और चर्चाएँ इसलिए पैदा हो गई हैं क्योंकि चर्चाओं को पैदा किया गया है। माहौल है चुनाव का, वातावरण है चुनाव का। मतदाता कहाँ जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा, मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा और मतदान किसके पक्ष में ज्यादा होगा, इस बात को तय करने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देते, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आलोक सिंह जी, दिनेश निगम जी, रमेश शर्मा जी, देवदत्त द्विवेदी जी और अजय वकील जी, संदीप पाठक जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात कितनी दूर तलक जाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।